स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जफर मीर आपको इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। आज का प्रोग्राम कोर्स कोड 6508 टीचिंग ऑफ इंग्लिश से रिलेटेड है और आज के प्रोग्राम में हम यूनिट नंबर 5 से मुताल्लिक डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन के लिए हमारे पास आज एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर साहबजादा अहमद साहब। डॉक्टर साहब जो है वो PhD इन इंग्लिश हैं और उनकी स्पेशलाइजेशन जो है वो अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स है। डॉक्टर साहब कई सालों से जो है वो टीचिंग और रिसर्च से रिलेटेड हैं और अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इस वक्त जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब ने जो है वो हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एज ए विजिटिंग फैकल्टी भी काम किया है और उन्होंने काफ़ी सारे जो है ना MPhil स्टूडेंट्स जो है वो प्रोड्यूस किए हैं। डॉक्टर साहब जो है वो पाकिस्तान में एक वेल रिनोन्ड एजुकेशनिस्ट और रिसर्च स्कॉलर है इंग्लिश के हवाले से। डॉक्टर साहब आपको प्रोग्राम में मैं वेलकम करता हूँ फॉर्मली। डॉक्टर साहब मेरा आपसे सवाल ये है, स्टूडेंट्स जो अक्सर सवाल मेरे से कर रहे हैं, जब हम बात करते हैं टीचिंग ऑफ लैंग्वेज की और स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं कंपोजिशन की और ग्रामर की कि आपने ग्रामर को टीच करना है या कंपोजिशन को टीच करना है, तो इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ ग्रामर के स्पेशली कंपोजिशन के हवाले से कि राइटिंग कितनी टाइप्स की होती है जो हम टीच करते हैं क्लासरूम के अंदर। बेसिकली राइटिंग को कई तरीकों से क्लासिफाई किया जा सकता है। मसलन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, नैरेटिव राइटिंग है, एक्सपोजिटरी राइटिंग है, क्रिएटिव राइटिंग है, पर्सनल राइटिंग है और फिर पॉलिटिकल राइटिंग, ऑफिशियल राइटिंग और इस तरह के ये। लेकिन जो हम क्लासरूम में पढ़ते हैं, राइटिंग टीच करते हैं या लर्न करते हैं, तो बुनियादी तौर पर तीन डायमेंशन में होती है। एक वो एसे और पैराग्राफ राइटिंग होती है, ये एक ग्रुप है। दूसरा ग्रुप जो है वो स्टोरी राइटिंग है और तीसरा जो है वो लेटर राइटिंग है, जिसमें एप्लीकेशंस भी आ जाती हैं, बिजनेस लेटर्स भी आ जाते हैं, पर्सनल लेटर्स भी आ जाते हैं। तो आमतौर पर ये वो राइटिंग मोड्स हैं जिनकी हर लर्नर को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आगे जाकर जरूरत पड़नी होती है। तो अमूमन निसाब जो है वो इसे फोकस करता है, इन चीजों पे फोकस करता है करिकुलम। अच्छा डॉक्टर साहब, स्पेसिफिकली जैसे आपने बोला कि ऐसे राइटिंग है, लेटर राइटिंग है और फिर स्टोरी राइटिंग है, स्पेसिफिकली कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं जो टीचर यूज़ कर सकता है जब उसने राइटिंग स्किल्स डेवलप करनी है? और पर्टिकुलरली जैसे आपने ऐसे की बात की और फिर स्पेसिफिकली स्टोरी में, स्टोरी राइटिंग में, तो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज जो है वो टीचर यूज़ कर सकता है जब वो राइटिंग स्किल्स डेवलप कर रहा होता है? देखें, एक तो बेसिक आपकी राइटिंग कैपेबिलिटी जो है उसे डेवलप करना है। सही। आमतौर पर इसको डेवलप करने के लिए कम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस होते हैं। आप एक रीडिंग कम्प्रीहेंशन देते हैं और उसके राइटिंग में आंसर मांगते हैं, तो इस तरीके से आप एक में, या इसी तरह प्रेसी राइटिंग है, तो ये एक बेसिक लेवल पे आपकी राइटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए। फिर आप ऐसे राइटिंग करते हैं तो ऐसे राइटिंग के अपने प्रोटोकॉल, यानी अगर आप ऐसे राइटिंग टीच कर रहे हैं तो आप उसमें एक टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज यूज करेंगे। अगर आप स्टोरी कर रहे हैं तो उसमें एक दूसरी तरह के स्ट्रेटजीज होंगी और अगर आप लेटर राइटिंग कर रहे हैं तो तीसरी तरह की स्ट्रेटजीज होंगी। ऐसे राइटिंग में और स्टोरी राइटिंग में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि स्टोरी राइटिंग जो है वो इमेजिनेटिव राइटिंग है और एक क्रिएटिव राइटिंग की जुमरे में आती है, जबकि ऐसे राइटिंग जो है वो एक स्पेसिफिक टॉपिक पर आप कुछ इंफॉर्मेशन जो है उन्हें अरेंज करके एक तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए तो एक जो बेसिक तरीकेकार है वो प्री राइटिंग में आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग है, फिर आप उसको एक अरेंजमेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है, आपका मटेरियल अरेंजमेंट है और जिस टाइप का आप ऐसे लिख रहे हैं उस टाइप के तौर पर आके आप बेसिक स्ट्रक्चर, उसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, उसका कंक्लूजन कैसे लिखना है, उस मेन बॉडी को किस तरीके से अरेंज करना है, तो इस हवाले से टीचर्स एक्टिविटीज करवाते हैं। सही। जो आमतौर पर फोकस्ड होती हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग पर और उसके बाद फिर इसको ऐसे की
ऑर्डरिंग पर और फिर उसके माइंड मैप बना के फिर उसको राइट डाउन करने को। और सही। इसमें जो क्लासरूम में जो एक्टिविटीज होती हैं वो स्पेसिफिकली ऐसे के लिए मुफीद होती हैं, जबकि इसके बरक्स अगर आप स्टोरी राइटिंग करवा रहे हैं तो स्टोरी राइटिंग में आप अपने लर्नर की जो इमेजिनेटिव नेस है उसको भी फोकस करते हैं, उसकी क्रिएटिविटी को भी फोकस करते हैं, और यू क्रिएट मोर स्पेस फॉर योर स्टूडेंट। आप सही। मसलन एक सिचुएशन देते हैं, उसमें कुछ क्लूज देते हैं, फिर स्टूडेंट को कहते हैं कि आप इस पर अपनी एक स्टोरी डेवलप करें, या आप एक सही। स्टार्टर देते हैं। बाज़ औक़ात एक एक्टिविटी ये होती है कि आप एक स्टार्टर देते हैं, या एक एक्टिविटी ये होती है कि आप एक पिक्चर दिखाते हैं और सही। आप कहते हैं कि इस पिक्चर से आपके ज़हन में जो बात आई हम्म। है, इससे लीड लेकर आप एक स्टोरी राइट करें। तो अगर आप स्टूडेंट को इस तरीके से राइटिंग सिखाते हैं, स्टूडेंट अपनी इमेजिनेटिव फैकल्टीज को, अपनी वोकैबुलरी को, अपनी क्रिएटिवनेस को सामने लाता है। तो सही। स्टोरी राइटिंग की एक्टिविटीज जो हैं वो ऐसे राइटिंग से अलग होती हैं। और स्टोरी सही। राइटिंग में जो बेसिक स्टूडेंट का को सिखाना होता है वो उसकी क्रिएटिविटी और उसकी लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस को जरा फ्री हैंड देकर सिखाना होता है। सही है। तो ये दो अलग अलग स्ट्रेटजी से होंगी। अगरचे बेसिक राइटिंग स्ट्रेटजीज जो हैं वो शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग और प्रेसी राइटिंग के जरिए आप टीच करेंगे। उसके हम्म। बाद फिर अगर आप स्टोरी राइटिंग पे जा रहे हैं तो आपको एक तरह की एक्टिविटीज देनी होंगी, और अगर सही। आप ऐसे राइटिंग करवा रहे हैं तो आपको दूसरी तरह की एक्टिविटीज सही। देनी। डॉक्टर साहब, इसमें जो स्टार्टर आपने बताया, जैसे पिक्चर देख के भी स्टोरी राइटिंग लिखी जा सकती है, कोई सेंटेंस जो है ना, जो एक लीडिंग सेंटेंस होता है उसी से स्टार्ट करके भी कहा जा सकता है कि जी स्टोरी राइटिंग की जाए, या फिर ये कि एक कोई पैराग्राफ बना हुआ है स्टोरी का, उसमें चंक्स छोड़े हुए हैं दरमियान में, और कहा जाता है कि इसकी स्टोरी कंप्लीट करें, ये जो दरमियान में गैप्स छूटे हुए हैं इनको आप फिल करें कि ये किस डायरेक्शन में स्टोरी लीड करेगी। तो ये बड़ा अच्छा आपने एक स्ट्रेटेजी बताई है कि जब स्टोरी राइटिंग सिखानी है तो आप उनको जो है ना लीड कर सकते हैं विद पिक्चर, विद सेंटेंस, और विद जो गैप्स जो है ना उनके जरिए भी से हम स्टोरी सिखा सकते हैं, और इसमें फ्री हैंड भी दिया जाता है। डॉक्टर साहब, एक इसमें ग्रामर के हवाले से, टीचिंग ऑफ ग्रामर की जब हम बात करते हैं तो उसमें पाकिस्तानी सिनेरियो में आप थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, क्योंकि आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है टीचिंग ऑफ इंग्लिश और ग्रामर से रिलेटेड, कि ग्रामर जो हम टीच कर रहे हैं वो किस तरह कर रहे हैं, और क्या आपकी परसेप्शन या आपका एक्सपीरियंस क्या है कि ये जो हम टीचिंग मेथड्स या टीचिंग टेक्निक्स यूज कर रहे हैं ग्रामर टीचिंग के लिए, क्या ये ठीक है? ग्रामर टीचिंग हमारे यहाँ बहुत अर्ली लेवल से स्टार्ट होती है, यानी जब से हमने प्राइमरी एजुकेशन को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया और इंग्लिश को उसका हिस्सा बनाया, तो यूँ समझ लें कि ये आपकी प्रेप और वन से ही नाउन का कॉन्सेप्ट और एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट और वर्ब का कॉन्सेप्ट देकर आप ग्रामर टीचिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ऑनवर्ड आप ग्रेजुएशन तक ग्रामर टीचिंग करते रहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है, एज अ सुपरवाइजर मैंने देखा है कि एमफिल के थीसिस में, मास्टर्स के थीसिस में आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नजर आती हैं, कहीं वर्ब के यूज में प्रॉब्लम नजर आता है, कहीं आर्टिकल के प्रॉब्लम नजर आते हैं। तो ये बड़ा एक बेसिक क्वेश्चन बनता है कि अगर इतनी एक्सटेंसिव ग्रामर टीचिंग जारी है हमारे करिकुलम के पार्ट के तौर पर, कि वो इंटर में भी, वो मैट्रिकुलेशन में भी, वो ग्रेजुएशन में भी एक कंपोनेंट है हमारी इंग्लिश टीचिंग का, तो फिर आखिर हमारे लर्नर्स इसमें कॉन्फिडेंस क्यों नहीं पैदा कर पाते? सही तो है। उसमें लिंग्विस्टिक्स का जो पर्सपेक्टिव वो हमें थोड़ी सी गाइडलाइन देता है कि ये प्रॉब्लम कहाँ है। हमारे यहाँ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को या ग्रामर टीचिंग जो है ये ज्यादातर नोशनल है, और फिर ये ओके। रूल लर्निंग के तौर पर है, सही। जबकि लिंग्विस्टिक्स पर्सपेक्टिव ये कहता है कि आप लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव ये कहता है कि आप फंक्शनल डायमेंशन को फोकस करें। मसलन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, तो अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को वन बाय वन पढ़ाना शुरू करें, ये वर्ब है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, तो उससे एक स्केच स्टूडेंट के लर्नर के जहन में नहीं बनता। लेकिन अगर हम इन्हें दो हिस्सों में डिवाइड कर लें कि एक कंटेंट वर्ड्स हैं और दूसरे ग्रामर वर्ड्स हैं,
और उसमें कंटेंट में हमारे 4 बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। नाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, वर्ब आता है और एडवर्ब आता है, और दूसरे जो है वो ग्रामर हैं। और फिर इनके दरमियान जो आपस में रिलेशन है उनको अरेंज करके, मसलन डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स जो हैं ये एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है, या नेमिंग वर्ड्स जो हैं नाउन भी है और प्रोनाउन भी है, और असर्टिंग वर्ड वर्ब है, और जॉइनिंग वर्ड कंजंक्शन भी है और प्रेपोजिशन भी है। तो अगर हम इसको जरा सिस्टमैटिक वे में पढ़ाएं और नोशनल की जगह फंक्शनल डायमेंशन करें तो हमारी जो ग्रामर टीचिंग जो है वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकती है इन टर्म्स ऑफ using the word categories in our writing and in our daily use. Unfortunately हमारे यहाँ ये फोकस जो है ये थोड़ा सा मुझे महसूस होता है एज अ टीचर के मिसिंग रहा है। और मैंने जब अपनी क्लासरूम में इसको एक्सपेरिमेंट किया है नोशनल डायमेंशन को की जगह पे फंक्शनल डायमेंशन को रख के, तो स्टूडेंट्स की लर्निंग भी ज़्यादा प्रोडक्टिव रही है और स्टूडेंट्स को लर्निंग इजी भी लगी। सही। डॉक्टर साहब ये आपने बड़ा अच्छा एक पहलू दिया है कि फंक्शनल हमें जैसे लिंग्विस्टिक्स में आप बता रहे हैं कि ग्रामर टीच करनी है तो उसका फंक्शनल एस्पेक्ट जो है ना वो टीच किया जाए। क्या हमारी किताबें या हमारा जो कंटेंट है, करिकुलम है और हमारी जो एसएलओज हैं, क्या उस वो फंक्शनल डायमेंशन में नहीं लेके चल रहे? लाइक उनमें भी आप समझते हैं कि कंटेंट के अंदर भी चेंज लाने की जरूरत है या सिर्फ टीचिंग मेथोडोलॉजी को फंक्शनल एस्पेक्ट की तरफ लेके जाने की जरूरत है ग्रामर टीचिंग के हवाले से? मेरे ख्याल में जो भी टेक्स्ट होता है ना उसमें इनका फंक्शनल यूज मौजूद होता है ऑलरेडी। मसलन जब मैं कहता हूँ फंक्शनल तो इससे मेरी मुराद ये है कि मैं जब एक कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन अपने स्टूडेंट को दे रहा हूँ या एडजेक्टिव का और एडवर्ब का दे रहा हूँ और तो वर्ब का दे रहा हूँ, तो मैं उन्हें ये बताऊं कि ये वर्ड कैटेगरीज हैं और एक वर्ड जो है एज अ वर्ड इनमें से साइमल्टेनियसली डिफरेंट कैटेगरीज में फॉल कर सकता है। मसलन प्ले जो है वो वर्ब भी है, आई प्ले, और प्ले जो है वो एक नाउन भी है, आई वॉच द प्ले, या आई राइट अ प्ले। और इसी तरह प्ले जो है वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, जैसे अभी आई एम नॉट अ प्ले थिंग फॉर यू, तो प्ले थिंग में थिंग के साथ प्ले जो है वो एडजेक्टिव के तौर पर आ रहा है। इसी तरह बुक है, बुक है तो बुक जो है ये आई 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 द पुलिस बुक द थीफ में ये वर्ब है, और द बुक इज ऑन द टेबल में ये नाउन है, और द बुक वैल्यू ऑफ दिस कार इज वेरी हाई इसमें ये एडजेक्टिव है। तो ये जो बेसिक प्रॉब्लम है ना, स्टूडेंट जहाँ कंफ्यूज होता है कि वो कहीं बुक को वर्ब के तौर पर देख रहा है, कहीं पे कंटेंट्स में तो ये इस तरह इस्तेमाल हो रहा होगा। टीचर अगर अपने अप्रोच को लिंग्विस्टिक बेस्ड कर ले और नोशनल की जगह फंक्शनल कैटेगरीज के तौर पर क्लासरूम में इंट्रोड्यूस कराए और स्टूडेंट्स को बताया कि एक वर्ड जो है वो फ्लोट कर सकता है एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में, तो उससे बहुत आसानी होती है स्टूडेंट्स को कॉम्पिटेंस जो है वो अपनी डेवलप करने में। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम डेफिनेशंस करवाते हैं और क्लासिफिकेशंस करवाते हैं, लेकिन वो कहाँ यूज हो रही हों। मेरा अपना जो तरीकेकार रहा इंटर लेवल पे जब मैं पढ़ाता रहा या इधर बीएस लेवल पे, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को रीडिंग के दौरान कहता हूँ कि आप इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच है उन्हें मार्क करें, और कभी जब एक जगह पे दो किस्म के पार्ट्स, एक वर्ड दो अलग अलग कैटेगरीज में फॉल कर रहा हो, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आप इसे देखकर आप अंदाजा लगाएं कि ये वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में फॉल नहीं करता बल्कि वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच का फंक्शन करता है। तो किसी जगह पे ये नाउन का फंक्शन कर रहा है, किसी जगह पे ये एडजेक्टिव का कर रहा है, किसी जगह पे ये वर्ब का कर रहा है। तो स्टूडेंट इस तरीके से अपनी रीडिंग के अंदर, अपनी लर्निंग के अंदर जब कंटेक्चुअलाइज्ड लर्निंग करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, और अगर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग उनकी करवाई जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो ये प्रॉब्लम हल हो सकता है। मसला बुनियादी तौर पर टीचिंग मेथोडोलॉजी का है, और टीचिंग मेथोडोलॉजी में भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू का है, जो टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू है पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुताल्लिक। अगर टीचर इन्फॉर्म्ड होगा फंक्शनल डायमेंशन में, तो इंशाल्लाह स्टूडेंट को बेटर गाइडेंस दे सकता है। सही है।
डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने टेक्निकली स्पीकिंग के फंक्शनल एस्पेक्ट्स के ऊपर, लिंग्विस्टिक्स एस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा जोर दिया, और ये बड़ा अच्छा है कि अगर टीचर्स जो हैं वो इस चीज़ को ऑप्ट करें, और उससे बेटर लर्निंग ये होगी कि स्टूडेंट्स की राइटिंग इम्प्रूव होगी, उनकी ग्रामर इम्प्रूव होगी, और जब वो हायर एजुकेशन में जाएंगे, मास्टर्स लेवल के थीसिस एकेडमिक राइटिंग लिखेंगे या एमफिल लेवल के थीसिस लिखेंगे, तो वो बेहतर अच्छा यूज़ कर सकेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी, और प्रेपोजिशंस का भी अच्छा इस्तेमाल कर सकेंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडेंट्स के लिए वक्त निकालने का। और स्टूडेंट्स, अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो, फ़र्ज़ कर लें ऐसे राइटिंग से रिलेटेड या स्टोरी राइटिंग से रिलेटेड या ग्रामर से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लेस कर सकते हैं। मैं इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस दुआ के साथ करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला जो है ना वो हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें तौफीक दे कि हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह हाफ़िज़।